Students, now we are going to define complex function or functions of a complex variable. फंक्शन कॉम्प्लेक्स में देखो क्या होता है. इफ़ ए रूल और सेट ऑफ रूल्स बी गिवन by means of which it is possible to find out one or more values of w u plus iota v for every value of the complex variable z equal to x plus iota y in a certain domain D, then w is said to be a complex function of z defined on the domain D, and we write w equal to u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा टाइम्स वी ऑफ एक्स वाई. तो इसको हम एफ ऑफ जेड से भी डिनोट करते हैं. तो एक्चुअली रियल लाइन में जब हम फंक्शन डिफाइन करते थे तो कोई भी फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, जबकि एक्स और वाई दोनों रियल हों, तो हम कैसे डिफाइन करते थे कि फंक्शन एफ इज़ ए रूल विच एसोसिएट्स टू ईच एंड एवरी एक्स बिलोंगिंग टू एक्स टू ए यूनिक वाई बिलोंगिंग टू वाई. तो यही होता है ना. तो अब इस केस में भी सेम वही है, मीन्स वेरिएबल बदल गए. अब आपके पास w भी कॉम्प्लेक्स है और z भी कॉम्प्लेक्स है. तो उस केस में एक ऐसा रूल जो कि z के लिए अब यहाँ पे यूनिकनेस हट गई है आपके पास. z जो है वो एसोसिएट होगा एक w से. अब ये w एक भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं. अगर ये w एक होगा तो वो फंक्शन बनेगा सिंगल वैल्यूड फंक्शन, और अगर एक से ज़्यादा होंगे तो वो फंक्शन बनेगा मल्टी वैल्यूड फंक्शन. ठीक है ना. इफ़ टू ईच वेरिएबल ऑफ z देयर कोरस्पॉन्ड्स वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ w, देन w इज सेड टू बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ z एंड अदरवाइज ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन ऑफ z. अब एग्जाम्पल्स देखो. फॉर एग्जाम्पल w इज इक्वल टू 1 बाई जेड वेयर z इज नॉट इक्वल टू 0 इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन. ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है क्योंकि हर एक z के लिए w की वैल्यू यूनिक आएगी. लेकिन अगर मैं ये फंक्शन लूँ w इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ z, तो आपके पास स्क्वायर रूट लेने से आपके पास दो वैल्यूज आती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की. सो दिस इज ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन. द फॉर्मर इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल टू 0, क्योंकि z इक्वल टू 0 पर तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना. और ये जो है इसकी दो वैल्यूज आएंगी सिर्फ 0 पॉइंट को छोड़ के. 0 पे यूनिक वैल्यू आएगी 0. और हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखो. ग्राफिकली हम टू अर्गन डायग्राम्स बनाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला. दोनों के दोनों हमने बना लिए. वन टू रिप्रेजेंट z एंड अदर टू रिप्रेजेंट w. ये z प्लेन हो गया और ये w प्लेन हो गया. तो उस केस में यहाँ पे इसके अंदर कोई पॉइंट अगर आपके पास z नोट है या z है तो उसको हम एसोसिएट करेंगे w से, एंड w इज इक्वल टू f ऑफ z. तो इस तरीके से आपके पास फंक्शन डिफाइन हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर. अब दिमाग देखो. इफ f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर, देन f ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर आएगा ना, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1. तो वो खोलने के बाद आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम्स आयोटा एक्स वाई. तो ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया. तो अगर मैं इसको u प्लस आयोटा v लिख लूँ तो रियल पार्ट ये वाला u इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, और v इक्वल आएगा 2xy के. और जब पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करोगे तो उस केस में पोलर में क्या होता है, r और थीटा होता है ना आपके पास. तो f ऑफ r ई टू दी पावर आयोटा थीटा, ये रिप्रेजेंटेशन किसकी लिखी है मैंने, z की. z जो कि आप x प्लस आयोटा y ले रहे हो उसको पोलर फॉर्म में कैसे लेते हो, r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम ई टू दी पावर आयोटा थीटा भी लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगी z की वैल्यू r ई टू दी पावर आयोटा थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, नाउ आपके पास क्या है, z स्क्वायर. तो r ई टू दी पावर आयोटा थीटा का होल स्क्वायर मीन्स r स्क्वायर इंटू ई टू आयोटा थीटा, एंड दिस इज r स्क्वायर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. और रियल पार्ट अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या आएगा, u r थीटा की वैल्यू आ गई r स्क्वायर कोस 2 थीटा, एंड v r थीटा की वैल्यू आ जाएगी r स्क्वायर साइन 2 थीटा. इट शोज दैट u एंड v आर फंक्शंस, एंड इफ in either equations f of z equal to u plus iota v and
f of z equal to u r theta plus iota v r theta, the function v always have value 0. अगर आपके पास खाली रियल पार्ट है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. तो उस केस में वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, रियल फंक्शन. तो इट मीन्स फंक्शन इज रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. अगर आपके पास v 0 हो जाए तो फंक्शन कैसा बन जाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. नेक्स्ट क्या डिफाइन कर रहे हैं, लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. तो जैसे रियल में डिफाइन करते थे बिल्कुल उसी तरह से हम डिफाइन करने वाले हैं. किस तरीके से कि अगर आपके पास w equal to f of z be any complex function of z defined in a bounded and closed domain D, we say that f of z tends to a limit L as z approaches to z0 along any path in D. If to each positive arbitrary number epsilon, however small, there exists a positive number delta such that आपके पास क्या होगा, लिमिट आप ये कह रहे हो ना कि लिमिट जेड अप्रोचेज टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इक्वल टू एल है. तो बेसिक डेफिनेशन क्या है कि इसका और इसका डिफरेंस कम हो जाना चाहिए जब जेड और जेड नॉट का डिफरेंस कम हो. तो हम इसको एप्सिलॉन डेल्टा में कैसे लिखते हैं कि हर एक एप्सिलॉन के लिए एक पॉजिटिव डेल्टा एग्जिस्ट करे सच दैट एफ ऑफ जेड माइनस एल शुड बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर जेड माइनस जेड नॉट मोड इज लेस देन डेल्टा. और मोड है तो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, क्योंकि z इक्वल टू जेड नॉट नहीं होता, सो दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, दिस इज सर्टेनली ग्रेटर देन 0. और जब आप इसको खोलोगे तो ये आपके पास आ जाएगा l माइनस एप्सिलॉन लेस देन f ऑफ z इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन व्हेनेवर जेड नॉट माइनस डेल्टा इज लेस देन z इज लेस देन जेड नॉट प्लस डेल्टा एंड z इज नॉट इक्वल टू जेड नॉट. Thus above definition means that for any given neighborhood of L there exists a deleted neighborhood of the point z equal to z naught in which mod of f of z minus L can be made as small as we please. तो ज्योमेट्रिकली आप देख सकते हो कि आपके पास ये z प्लेन हमने लिया, ये w प्लेन लिया, तो यहाँ पे आपके पास z नोट पॉइंट लिया, तो z नोट की नेबरहुड डेल्टा नेबरहुड, तो ये डेल्टा रेडियस मैंने ले ली. तो उस केस में अगर इस डेल्टा नेबरहुड से कोई z उठाओगे तो उसकी इमेज कहाँ जाएगी, आपके पास ये जो L पॉइंट है इसकी एप्सिलॉन नेबरहुड में, इसकी ये एप्सिलॉन आपने रेडियस ली तो ये एप्सिलॉन नेबरहुड बन गई ना ये वाला सर्कल, तो इस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर ही जाएगी. तो उस केस में हम कहेंगे कि लिमिट एज जेड अप्रोचेज टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इज L. ठीक है. और आपको ये भी पता है कि रियल वेरिएबल अगर होता तो x अप्रोचेज टू x नोट, इसका मतलब रियल तो लाइन होती है तो एक ही लाइन के अलोंग अप्रोच करता, या तो लेफ्ट में या राइट में. लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्योंकि प्लेन है तो लेफ्ट राइट के अलावा भी आप ऐसे जा सकते हो, ऐसे ये ऐसे ऊपर की साइड ये ऐसे जा सकते हो, या सीधा आ सकते हो, या ऐसे ही बहुत सारे पाथ आपके हो सकते हैं. तो पाथ पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए लिमिट. तो क्या है, z approaches to z naught implies that z approaches to z naught along any path either straight or curved, since the 2 points representing z and z naught in complex plane can be joined by an infinite number of curves. ठीक है ना. तो इसलिए और ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ लिमिट होनी चाहिए. अब एग्जांपल देखो, वेरीफाई बाय डेफिनेशन दैट लिमिट एज z approaches to 2 plus 3 iota x plus iota times x plus y square is equal to 2 plus 11 iota. तो किस तरीके से आप लोगे, इसका और इसका डिफरेंस आपको कम करना है जब इसका और इसका डिफरेंस कम हो. तो किस तरीके से करें, हम इसका और इसका डिफरेंस लेना शुरू करें तो x प्लस आयोटा x प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये 2 प्लस 11 आयोटा, इसको लेस देन एप्सिलॉन बनाना है व्हेनेवर इसका और इसका डिफरेंस मीन्स 0 इज ग्रेटर देन z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा शुड बी लेस देन डेल्टा. अब आप ये इसको अगर मैं कंसीडर करूं तो उस केस में यहाँ से अगर आप देखोगे z की वैल्यू अगर मैं x प्लस आयोटा y पुट करूंगी तो आपके पास क्या आएगा, रियल पार्ट आएगा x माइनस 2 और इमेजिनरी पार्ट आएगा y माइनस 3. तो हमें उसी टाइप के फैक्टर इधर भी बनाने की कोशिश करनी है. तो मैंने क्या किया, ये x माइनस 2 को इकट्ठा कर दिया, ठीक है ना, प्लस आयोटा के साथ क्या था, इसमें भी मैंने 11 आता ना आपके पास आयोटा में, तो माइनस उसमें से 2 इसके साथ ले लिया x के साथ और 9 ले लिया y के साथ, तो x माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू वाई स्क्वायर माइनस 9. तो इसको इस ढंग से हमने लिख लिया. अब आप देखो दिस इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाओगे, लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस
यहाँ पे आएगा मोड ऑफ आयोटा इंटू मोड ऑफ x माइनस टू प्लस मोड ऑफ आयोटा इंटू मोड ऑफ वाई स्क्र माइनस टू, लेकिन मोड ऑफ आयोटा होता है 1, क्योंकि आयोटा को आप कैसे लिख सकते हो 0 प्लस 1 आयोटा, और जब आप इसका मोड लोगे तो क्या आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट मीन्स 1 आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने आयोटा का मोड यहाँ लिखा ही नहीं है, सीधे x माइनस टू मोड लिख दिया गया है, और वाई स्क्वायर माइनस 9 के फैक्टर बनाए y माइनस थ्री वाई प्लस थ्री, दिस ये 2 टाइम्स हो गया, एंड दिस इज y माइनस थ्री वाई प्लस थ्री। जब भी आपके पास दो का प्रोडक्ट आएगा तो हम किस तरीके से चूज करेंगे, ये देखो आपको इसको लेस देन एप्सिलॉन बनाना है। पहली बात, जब दो फैक्टर्स का सम है तो दोनों के दोनों लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होंगे, तो ही पूरा आपके पास लेस देन एप्सिलॉन आ सकता है। तो इसलिए हमने पहला फैक्टर लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 लिया, यहाँ से मोड ऑफ x माइनस टू की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाय 4 आ जाएगी। फिर ये दूसरा वाला फैक्टर लिया y माइनस थ्री प्लस वाई प्लस थ्री लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। The first of these is of course satisfied when mode of x minus 2 is less than epsilon by 4. सेकेंड में कंडीशन को डिटरमिन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक को होल्ड करके फैक्टर को दूसरे की वैल्यू निकालते हैं। तो हम वी रिस्ट्रिक्ट y so that mode of y minus 3 is less than 1, और अगर आपने y minus 3 को लेस देन 1 ले लिया तो y plus 3 की वैल्यू मैं निकालूंगी, दैट इज y minus 3 plus 6। तो y minus 3 लेस देन 1 है ना, तो 1 plus 6 हो गया मीन्स लेस देन 7। अब हैंस y माइनस थ्री मोड आपका लेस देन किससे आ जाएगा, हमको इन दोनों चीज से छोटा लेना पड़ेगा, मीन्स लेस देन मिनिमम ऑफ, एक तो आपने y माइनस थ्री को लेस देन 1 माना हुआ था, ठीक है, और दूसरा आपके पास आ गया यहाँ से आप ये देखो, ये था आपके पास y माइनस थ्री इंटू वाई प्लस थ्री लेस देन 7 आया ना, तो मीन्स एक्चुअली ये टोटल क्वांटिटी आपकी लेस देन कितने से लेस होनी चाहिए, एप्सिलॉन बाय 2 से भी। ये 7 आ रहा था ना, वो 7 इसके नीचे जाएगा, मीन्स लेस देन एप्सिलॉन बाय 14। तो इफ y माइनस थ्री मोड इज लेस देन 1, मिनिमम ऑफ 1 एंड एप्सिलॉन बाय 14, देन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। क्योंकि उस केस में अगर मैंने ये ले लिया तो y माइनस थ्री इंटू वाई प्लस थ्री किससे छोटा हो जाएगा, ये आपका लेस देन 1 से छोटा है, और ये किससे छोटा है 7 से, ठीक है। तो इट मीन्स ये आपका हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाय 14 इंटू 7, एंड सो दिस इज एप्सिलॉन बाय 2, और दोनों वैल्यूज जब आप पुट करोगे तो आपके पास x माइनस टू मोड इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 4 एंड y माइनस थ्री अगर मिनिमम 1 और एप्सिलॉन बाय 14 से छोटा हो, तो उस केस में आपके पास जो आपको ये निकालना था, इन दोनों का डिफरेंस वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, और ये लिमिट एग्जिस्ट करके इसके बराबर आ जाएगी। तो मेरे को डेल्टा चूज करना है ना, तो डेल्टा मैं कैसे चूज करूंगी, डेल्टा के लिए आपके पास अब डेल्टा में आपके इन दोनों का ही तो डिफरेंस आ रहा था, जब मैं इसको और इसको खोलती हूँ तो x माइनस टू प्लस वाई माइनस थ्री आएगा ना, लेस देन और इक्वल टू। तो इसलिए डेल्टा की वैल्यू में आपको इन दोनों का मिनिमम लेना है। ये एप्सिलॉन बाय 4 जो है इससे छोटे आपके पास ये आ चुके हैं, इसलिए एप्सिलॉन बाय 4 को स्किप कर दो और 1 एप्सिलॉन बाय 14 आ जाएगा। और कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, मीन्स लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट f ऑफ z शुड बी इक्वल टू f ऑफ z नॉट। तो ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन w इक्वल टू f ऑफ z defined in the bounded closed domain D is said to be continuous at a point z equal to z naught of D. If given any positive number epsilon, we can find a positive number delta such that mod of f of z minus f of z naught is less than epsilon whenever mod of z minus z naught is less than delta. तो this means actually वही रूल है जो पहले था, सिर्फ L की जगह आपका क्या आया है f of z naught, और आपने इसको और इसका डिफरेंस कम हो गया जब z और z नोट का डिफरेंस कम है। दिस मीन्स दैट फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शनल वैल्यू ऑफ द पॉइंट शुड बी सेम। A function f of z is continuous in a domain D if it is continuous at every point of D. उसके हर एक पॉइंट पे अगर कंटिन्यूस हो। If a function is not continuous at z naught, then we say that function is discontinuous at z naught, and z naught is the point of discontinuity. And remark में देखो क्या है कि if f of z is continuous at z naught, then it can be easily shown that limit as z approaches to z naught f of z is equal to f of z naught हो, तो उस केस में रियल पार्ट की
जो लिमिट है u ऑफ एक्स वाई की वो आपकी u नोट, और इमेजिनरी पार्ट v ऑफ एक्स वाई की लिमिट v नोट अगर है तो f ऑफ z नोट किसके इक्वल होगा, u नोट प्लस आयोटा v नोट के. एंड दिस एड्स द इंफॉर्मेशन दैट द कंपोनेंट फंक्शंस u ऑफ एक्स वाई एंड v ऑफ एक्स वाई शुड आल्सो बी कॉन्टिन्यूअस एट z नोट इक्वल टू x नोट y नोट. ठीक है, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर करो. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे.